हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के हम एक मॉड्यूल को सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है OSHEE ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड्स एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और पर्यावरण शिक्षा। उसके पहली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज बचे हुए 20 क्वेश्चन को करके इस मॉड्यूल को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, केमिकल हैजार्ड्स कैन बी कॉज्ड बाय, रासायनिक खतरे रिक्त स्थान के कारण हो सकते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, हमसे केमिकल हैजार्ड पूछा जा रहा है यानी कि रासायनिक खतरे। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो रासायनिक खतरे कर सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अगर ओपन एयर में रखे जाएं तो उसमें आग लग सकती है, तो वो एक खतरे हैं और वो आग लग रही है क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है शुरू अपने आप, है ना। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस करेक्ट आंसर है। कोरोसिव सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी धातु को खा जाते हैं या किसी अधातु को खा जाते हैं, मतलब गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें। आपने लोहे में, बहुत पुराने लोहे में गड्ढे पड़े हुए देखे होंगे। वो गड्ढे क्यों पड़े हैं? क्योंकि उसका कोरोजन हो गया है। उसको हिंदी में संक्षरण कहते हैं शायद। ओके, तो कोरोसिव सब्सटेंस, यस, ये भी खतरा है क्योंकि खतरा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, खतरा हमारी जॉब का भी तो है, हमारी मशीनों का भी तो है। वो तो धातु से बने हुए हैं ना, इसीलिए तो हम उनको पेंट करके रखते हैं। आप मेरी बात समझ गए? तो ये भी खतरे हैं केमिकल के। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज कर दें, ऑक्सीकरण कर दें किसी धातु का। जैसे जंग, जो आपको लोहे पे जंग लगा हुआ दिखता है, वो ऑक्साइड ही तो है लोहे का, वो फेरस ऑक्साइड ही है जिसको हम जंग कहते हैं। और वो जंग होने की वजह से हमारे लोहे में कोरोजन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन भी हमारे जॉब के लिए खतरा है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में हम सेफ्टी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं करेंगे, हम जॉब की भी करेंगे, अपने व्यवसाय की भी करेंगे, अपने कार्यस्थल की भी करेंगे, अपनी मशीनों की भी करेंगे, प्रोसेसेस की करेंगे, औजारों की करेंगे। पूरी टोटलिटी में इस सेफ्टी को हमें देखना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगी, इंसेक्ट्स और एनिमल बाइट्स, पॉइजनस प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन कॉज। देखिए साहब, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस को कवक कहते हैं क्या? अच्छा, कवक हो, कीट या जानवरों के काटने, जैसे सांप ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, मकड़ी ने काट लिया या किसी जहरीली बिच्छू ने काट लिया। जहरीले पौधे, कुछ पौधे भी जहरीले होते हैं, उनको आप छुएंगे तो जहर आपके, अगर वो कट लग जाता है तो जहर आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, त्वचा में इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो जहरीले पौधे भी होते हैं। पशु अपशिष्ट, मतलब पशु गोबर, इस तरह की पशुओं का वेस्ट, और मानव का वेस्ट, इस तरीके की ये जो वेस्ट जिनकी मैं गोबर और उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कीटाणु होते हैं, उसमें फंगस होती है, बैक्टीरिया होते हैं। तो हम उनको ऐसे हाथ नहीं लगाते हैं ना, वो स्वच्छता के अगेंस्ट है, वो स्वच्छता की सेफ्टी के अगेंस्ट है। तो रिक्त स्थान का कारण बन सकते हैं ये सारी चीज़ें। किस चीज़ का कारण बन सकती है? ये सारे बैक्टीरिया, फंगस, कीट पतंगे, काटने वाले जहरीले पौधे, ये सब जैविक हैं। जैविक मतलब जीव विज्ञान से संबंधित चीज़ें हैं, सब जानवरों से संबंधित है ना। ये बैक्टीरिया, ये सब एनिमल किंगडम में आते हैं, हमने इसको जीव विज्ञान में पढ़ा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड वो होता है जो आपको चोट मारता है, या जलना हो सकता है, या करंट लगना हो सकता है, ये सारे फिजिकल हैजार्ड हैं। या फिर आपके नॉइज से आपके कानों के पर्दे को नुकसान हो सकता है। केमिकल हैजार्ड भी ये नहीं है। केमिकल हैजार्ड तो किसी केमिकल की वजह से होता है। यहाँ पर तो जो सवाल में लिखा है वो तो सारे बायोलॉजिकल, हमारे एनिमल किंगडम के सदस्य हैं ना। और आखिरी ऑप्शन है साइकोलॉजिकल हैजार्ड। मैं फिर कहूँगा, अगर मच्छर भी काट लेता है तब भी हमें परेशानी होने लगती है ना। तो साइकोलॉजिकल हैजार्ड तो हमेशा रहेगा, लेकिन हमें दिए हुए विकल्पों में सबसे सही विकल्प ढूंढना है। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। जैविक खतरे जीवों तथा अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, ट्रू भाई। जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थ क्या होते हैं? जैसे मकड़ी फैल जाती है ना, तो मकड़ी नहीं भी मरी, लेकिन अगर मकड़ी ने काट लिया तो आपको वो दाने दाने से हो जाएंगे ना। मच्छर ने काट लिया तो मच्छर के द्वारा वो जो उसका स्लाइवा है, उसकी वजह से आपको मच्छर के जहाँ पे काटते हैं एक मोटा हो जाता है ना, उसमें खुजली मचने लगती है। तो ये सारे खतरे कैसे हैं? ये जैविक या जैविक के द्वारा बनाए गए पदार्थों के द्वारा है। तो ये बात सही है, ट्रू है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस, हैरेसमेंट कैन कॉज। कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव, ये दबाव एयर का या किसी लिक्विड का, फ्लूइड का नहीं है।
आपके कार्य का दबाव है ये, मतलब मार्च आने वाला है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, छुट्टी नहीं मिल रही, ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है, ये जो काम का दबाव है, प्रेशर है, इसकी बात हो रही है इस सवाल में। तो वो जो दबाव है, या कार्यस्थल पर संघर्ष हो गया, किसी से आपकी कहासुनी हो गई, किसी ने आपको डांट दिया आपके मैनेजर ने, या उत्पीड़न, आपकी प्रमोशन रोक दिया चिढ़ के मारे किसी ने, तो ये किसका कारण बन सकते हैं? ये हैं आपके साइकोलॉजिकल। आपको तनाव आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी आपको, और इस तनाव को बचाने के लिए हमारा पूरा टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर हर कोई सचेत है, और इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। फिर भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो फिर लेबर लॉ बीच में आएगा, यानी कि कोई कानून बीच में आएगा। आप समझ रहे हैं? ये कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। और जब हम इतना सोचते हैं अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, तो उनसे उम्मीद की जाती है कौशल की, प्रोडक्टिविटी की, क्वालिटी की। इसमें क्या बुरी बात है? आप वैसे बने। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या हैं? ये साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड हैं। अब आप समझ गए साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड कहाँ उत्तर आएगा। इनकी वजह से, ये जो ऊपर सवालों में दिए गए हैं कारण, इनकी वजह से आपको चोट नहीं लगी, कोई केमिकल बीच में नहीं आया, कोई बायोलॉजिकल जीव जंतु भी बीच में नहीं आया इंसान के अलावा उसको हम बायोलॉजिकल खतरा नहीं कहते, तो वो खतरे नहीं है ये। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, साइकोलॉजिकल अगर कोई हैज़ार्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा हैज़ार्ड भी आपको परेशान किया हो, लेकिन ये पक्का है कि अगर कोई फिजिकल हैज़ार्ड हो गया, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड से कोई खतरा आपने फेस कर लिया, या कोई केमिकल हैज़ार्ड से आपने खतरा फेस कर लिया, तो साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, पर हमें तो सही विकल्प ढूंढना है ना। जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड है, क्योंकि अगर संघर्ष हो गया तो मूड खराब हो जाएगा, किसी से कहासुनी हो गई मूड खराब हो जाएगा, कोई उत्पीड़न हो गया तो मूड खराब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर दबाव है और हमें छुट्टी नहीं मिल रही है और मजबूरी है, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। जब भी हम कोई चीज़ मजबूरी में करते हैं ना, तो साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड ही होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। रिक्त स्थान चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। आंसर देख लेते हैं। एर्गोनॉमिक्स, ये आंसर सही लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। साइकोलॉजी, ये भी आंसर बुरा नहीं लग रहा, मैं समझाऊंगा अभी सारी बातें, ज़रा एक बार मैं तो ढूंढ लूँ। इकोनॉमिक्स तो कोई मतलब ही नहीं है, इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का खतरों को टालना या खतरों से संबंधित इसका कोई मामला नहीं होता। एथिक्स भी वो नहीं होते, नैतिकता से इसका मतलब नहीं है सीधा सीधा। मतलब तो बच्चों सबका सबसे होता है, लेकिन हमें दिए हुए विकल्पों को समझना पड़ेगा और सबसे सही उत्तर तक पहुंचना पड़ेगा, ये हमारा काम है। एर्गोनॉमिक्स इसका सबसे अच्छा आंसर क्यों है? क्योंकि अगर हमने मशीनें, जब हम मशीनों पे काम करेंगे या कोई कार्य करेंगे, तो उस कार्य को करने के हमारे जो तरीके हैं, हमारी जो बॉडी का पोस्चर है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमें थकान ना हो। वो पूरा माहौल ऐसा होना चाहिए कि हमें थकान ना हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो जब हम बिना थके काम कर रहे होंगे, आधे मन से काम नहीं कर रहे होंगे, तो चोट लगने के खतरे कम हो जाएंगे ना। आपने कार चलाई हो या मोटरसाइकिल चलाई हो, अगर आप थके हुए हो तो नींद नहीं आती है चलाते हुए, तो खतरे बढ़ नहीं जाते हैं। तो जब हम बिना थके काम कर रहे होंगे, चोट लगने के खतरे टल जाएंगे और हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम थक तो रहे नहीं हैं भाई। हमारी परफॉर्मेंस नीचे तब आती है जब हम थक रहे होते हैं, है ना। और इसी तरह हमारी उत्पादनशीलता बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये आंसर तभी हो सकता है जब हम कार्य करने के माहौल ऐसे बनाएं जिसमें थकान कम हो रही हो, और इस साइंस का नाम है एर्गोनॉमिक्स। कि हम ऐसी मशीन डिज़ाइन करें कि लगातार उस पर काम करते हुए, या ऐसे प्रोसेसेस को डिज़ाइन करें जिसमें काम करते हुए कारीगर या कर्मचारी थके ना। इसीलिए तो आपने देखा होगा कुर्सी इतनी ऊंची बनाई जाती है कि ना तो आपके पैर लटकें, और ना इतनी छोटी बनाई जाती है कि उसमें पीढ़ा बन जाए उसका। आप समझ रहे हैं ना, ये सारी साइंस एर्गोनॉमिक्स होती है। लेथ मशीन पे आप काम करेंगे, ना तो वो इतनी नीची होनी चाहिए कि आपको हर समय झुक के रहना चाहिए, ना इतनी ऊंची हो कि आपको जॉब ही दिखाई ना दे क्या बन रहा है। ये सारी एर्गोनॉमिक्स है। क्वेश्चन नंबर 26, मेंटेनिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट विद गुड लाइटिंग, राइट टेम्परेचर, लेस नॉइज एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगेन एर्गोनॉमिक्स इसका आंसर है। हिंदी में लिखा है अच्छी रोशनी, सही तापमान, कम शोर और कंपन के साथ आरामदायक वातावरण बनाए रखना किसका उदाहरण है? एर्गोनॉमिक्स का। वो पूरा माहौल, उसमें मशीन भी आएगी, गर्मी है, सर्दी है, साफ पानी है, स्वच्छता है, कीटाणु तो नहीं है। जो साइंस इन सारी चीज़ों को समझती है और उसके लिए नियम बनाती है, डिज़ाइनिंग जिसके ऊपर की जाती है, उसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इकोनॉमिक्स इसका आंसर नहीं है, एथिक्स इसका आंसर नहीं है, और नन ऑफ द अबव तो आंसर कभी हमने अब तक देखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय। एर्गोनॉमिक कार्य वातावरण द्वारा बनाया जाता है। कैसा वातावरण द्वारा बनाया जाता है?
कीपिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट विद इन ईजी रीच, मतलब जो हम बार बार औजार को प्रयोग करेंगे वो हमारी पहुंच में होने चाहिए, मतलब उसको आराम से उठा लें हम। हर चीज़ नीचे से उठानी पड़े, बार बार झुकना पड़े, आपको बार बार झुकना पड़े। अब रेती उठाने के लिए झुको, फिर खड़े होकर रेती चलाओ, फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर भी नीचे रखा हुआ है वो भी उठाओ। तो हम उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर आप खड़े खड़े उसको उठा सको। जो ज़्यादा प्रयोग होने वाले उपकरण हैं उनको आपके पास रखा जाएगा, है ना। तो कीपिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स विद इन द रीच, ये भी एर्गोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो आंसर ए सही है। नीचे ऑल ऑफ द अबव भी लिखा है। ओके, देख लेते हैं, पर बिना देखे नहीं मानना बेटा। मेरी किसी भी बात को जूं का तू मानने की जरूरत नहीं है। आपको खुद होशियार होना है, आपको खुद समझदार होना है। दूसरा ऑप्शन है मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विद शोल्डर रिलैक्स्ड। यही तो वो बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ। चाहे आप बैठ के काम कर रहे हो या खड़े होकर काम कर रहे हो, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार गर्दन झुका के रखोगे तो गर्दन झुक जाएगी भाई कई साल काम करने के बाद। और आपके शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनकी मेज़ और कुर्सी इतनी ऊंची बनाई जाती है कि जब वो कंप्यूटर पे काम करें तो उनके शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए, मतलब नीचे झुक के काम ना करो, सीधे बैठ के काम करेंगे ना आप। यही एर्गोनॉमिक्स है। तो बी ऑप्शन भी सही हुआ। सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग मोबिलिटी एंड चेंज ऑफ पोस्चर, मतलब अगर एक ही पोस्चर में बैठे रहें तो भी गड़बड़ है, तो थोड़ा हिलने की भी जगह हो, इसीलिए तो कुर्सियों के नीचे रोलर्स लगाए जाते हैं, आरामदेह कुर्सियां बनाई जाती हैं कि ताकि बहुत देर तक अगर काम करा जाए तो थकान ना हो या आपके शरीर को नुकसान ना हो लगातार काम करने में। चेंज इन पोस्चर मतलब आप अवस्था है, शारीरिक अवस्था, थोड़ा सा मुड़ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसी भी प्रोविजन होना चाहिए। इसलिए एर्गोनॉमिक्स काम करती है। ऑल ऑफ द अबव आंसर बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 रिफर्स टू एनी क्रोनिक एलिमेंट दैट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। रिक्त स्थान किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है जो काम या व्यावसायिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होती हैं। क्रोनिक एक नया शब्द है आपके लिए। क्रोनिक होती है जो लंबे समय से आपकी बीमारी चली आ रही है। एलिमेंट मतलब बीमारी, ठीक है। तो हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है कि जो लंबे समय से बीमारी चली आ रही है व्यावसायिक गतिविधियों में हो जाती हैं, ये पूछा जा रहा है कि उनको क्या कहते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज ही कहेंगे ना, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियों की वजह से आपको हुई है। मतलब आप धूल मिट्टी में काम कर रहे हैं और आपको दमा हो गया या एस्थमा हो गया, और एस्थमा एक लंबी चलने वाली बीमारी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसको क्या कहेंगे हम, व्यावसायिक बीमारी। मतलब ये व्यावसायिक की वजह से हुआ, आपके व्यवसाय की वजह से आपको ये बीमारी लग गई। या आप झुके झुके काम कर रहे हैं तो पता चला गर्दन में कूब निकल गया, ये क्या है, व्यावसायिक डिजीज। और ये भी एक लंबे समय तक चलने, क्रोनिक एलिमेंट होते हैं ये, ठीक है। तो इसका उत्तर ए सही है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं कहेंगे। अरे भाई बीमारी हो गई है तो सेफ्टी थोड़ी कहेंगे बीमारी को, तो बी ऑप्शन तो गलत है। ऑक्यूपेशनल खतरा भी नहीं है, ये खतरा तो आ चुका शरीर के अंदर, वो तो हो चुकी बीमारी, तो इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड भी नहीं कहेंगे, यानी कि व्यावसायिक खतरा नहीं कहेंगे। खतरा तो हो चुका, बीमारी हो चुकी है। और नन ऑफ द अबव तो आंसर होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 ओवर एक्सपोजर टू पॉल्यूशन केमिकल्स स्मोक कैन कॉज, यानी कि अगर प्रदूषण, रसायन, धुएं के लंबे समय में आप संपर्क में रहते हैं, बहुत देर तक संपर्क में रहते हैं, तो क्या हो सकता है, लंग कैंसर। ये आंसर सही है। हियरिंग लॉस यानी कि आपको सुनना देना बंद हो जाएगा, वो तो तब होता है जब आप शोर में कार्य करते हैं, लगातार बहुत ज़्यादा शोर में। एंथ्रेक्स भी एक बीमारी का नाम है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके एक फोड़ा हो जाता है, आसपास सूजन हो जाती है, बीच में वो काले रंग का होता है, और इससे और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि इसका इलाज है, वैक्सीन भी है। एंथ्रेक्स पर जानलेवा बीमारी है। ये किसी बैक्टीरिया के आपके शरीर में प्रवेश करने से हो जाती है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा कि पॉल्यूशन में हो सकता है वो बैक्टीरिया भी हो और वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो पर सबसे इसका अच्छा आंसर जो है, और सबसे बुरा कह लो आप आंसर, वो लंग कैंसर है। लंग कैंसर हो सकता है अगर आप बहुत देर तक लगातार धुएं में काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन में काम कर रहे हैं, या डस्ट में काम कर रहे हैं, या कोई केमिकल्स आपके सांस के साथ आपके फेफड़ों में जा रहे हैं। नन ऑफ द अबव काश ये आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 30 लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन कॉज, अगर बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है यानी कि काम के माहौल में तेज़ आवाज़ का कारण बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, हियरिंग लॉस। लगातार आप अगर बहुत ज़्यादा शोर में काम कर रहे हैं तो कुछ सालों बाद आपको सुनना कम हो जाएगा, और फिर भी आप नहीं माने तो आपको सुनना बंद भी हो सकता है। व्यवसाय के खतरे होते हैं, इसीलिए PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कानों को बचाने के लिए आपको ईयरबड का प्रयोग करना चाहिए, और DJ बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बजाना चाहिए। पहला ऑप्शन लंग कैंसर गलत है, क्योंकि आवाज़ तेज़ आ रही है उससे कैंसर नहीं होता, उससे आपके कानों के सुनने की क्षमता में असर पड़ता है। तीसरा ऑप्शन जॉइंडिस मतलब पीलिया,
पी लिया गंदा पानी या अस्वच्छ खाना खाने से होता है। इसमें आपका लीवर अफेक्ट हो जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है और आपके शरीर में कुछ पीलापन आ जाता है, उसको हम पीलिया कहते हैं। वो भी ज़्यादा शोर की वजह से नहीं होता है। तो सी आंसर भी गलत है और नन ऑफ द आंसर तो हम सब जानते ही हैं। इसका क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 31, डैश आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ द यूज़र एंड द मशीन्स। रिक्त स्थान का उपयोगकर्ता और मशीन दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। हमें ये बताना है कौन सी ऐसा वस्तु है नीचे जिसका उपयोग मशीन की और उसके ऊपर काम करने वाले कारीगर की दोनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। पहला है मशीन गार्ड, यही आंसर सही है। गार्ड आप जानते हैं ना, कभी भी घूमता हुआ कोई पार्ट होगा ना, किसी मशीन में कोई पार्ट घूमता हुआ होगा तो उसके ऊपर एक गार्ड लगा दिया जाता है ताकि किसी के उसमें हाथ वाथ ना चला जाए। उसके अंदर पुली होगी या कोई गियर घूम रहा होगा तो वो हमेशा गार्ड के अंदर रहते हैं। इसको आप कवर मत समझना, गार्ड को। कवर अलग चीज़ होती है, गार्ड अलग होता है। ओके, मशीनरी तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। मशीनरी से बचाएगी हमें अपने आप को, ये तो आंसर गलत हुआ। पीपीई भी आंसर गलत है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कारीगर को तो बचा लेगा, व्यक्ति को बचा लेगा, लेकिन उसको वो मशीन की सेफ्टी के लिए नहीं होता है। ठीक है, नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है, उसको मशीन गार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मशीन गार्ड हेल्प्स इन। मशीन गार्ड किस में मदद करता है? प्रोटेक्टिंग द मशीन एंड ऑपरेटर। ये बात सही है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये देख लिया है कि मशीन गार्ड मशीन को और उस पर काम करने वाले कारीगर की रक्षा करता है। ऑप्शन ए सही है। अरे यार पूरा तो पढ़ने दिया करो, नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा है, शोर मचाने लगते हो। दूसरा ऑप्शन है अलाउइंग स्मूथ फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन। गार्ड का ये भी एक असर होता है कि वो मशीन की स्मूथ फंक्शनिंग को होने दे और मशीन को मेंटेनेंस के लिए भी सहायक हो। इसका क्या मतलब है कि गार्ड ऐसा होना चाहिए कि वो धूल मिट्टी से, मान लीजिए चेन चल रही है, उसमें हमने ग्रीस लगा रखी है, उस ग्रीस में अगर डस्ट पार्टिकल फंस जाएंगे तो ग्रीस और घिसने लगेगी आपकी स्प्रॉकेट और चेन को। तो गार्ड उसको डस्ट से भी बचा के चलता है आपकी चेन को। और मेंटेनेंस का मतलब ये है कि उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि गार्ड लगे या उसको उतारना बहुत आसान हो और हम मशीन की जब मेंटेनेंस करें तो वो उसमें अड़चन ना पैदा कर रहा हो। ये भी आंसर सही है। तो अब ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाता है। गार्ड को मैं फिर कह रहा हूँ, कवर ना समझें। हम गार्ड को कवर के तौर पे समझते हैं, लेकिन कवर होता है मात्र ढक्कन, उसको बंद कर देना। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसानों की सुरक्षा के लिए हो सकता है वो सिर्फ मशीन की सुरक्षा के लिए हो। गार्ड होता है वो जो मशीन को भी सुरक्षित रखता है, और गार्ड मतलब पहरेदार, चौकीदार। कवर मतलब ढक्कन। क्वेश्चन नंबर 33, इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स इज यूज्ड। स्वचालित रूप से बिजली काटने के लिए निम्नलिखित में से किस गार्ड का उपयोग किया जाता है? ओके, उसका नाम है इंटरलॉक गार्ड। ये पहले तो ये समझ लो, उसको लॉक गार्ड नहीं कहते, लॉकलेस गार्ड नहीं कहते, उसको फेंसिंग भी नहीं कहते। फेंसिंग होती है बाड़ा, और लॉक गार्ड वो होता है जिसको लॉक कर दिया गया हो नट बोल्ट से या किसी और से, और लॉकलेस वो जो बिना नट बोल्ट के बस ऊपर रखा हुआ है। लेकिन हम क्या क्वेश्चन में चाह रहे हैं? हम क्वेश्चन में ये चाह रहे हैं कि अगर अपने आप बिजली कट जाए, उस गार्ड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटरलॉक गार्ड। इसको कैसे समझें? इसका मतलब ये नहीं है कि वो गार्ड जो है बिजली को कट ऑफ कर देगा, वरना अगर ये नहीं लगाया तो बिजली का झटका आपको लग सकता है बाद में। ऐसा कुछ नहीं है। बिजली को कट ऑफ करना एमसीबी का काम है, एमसीसीबी का काम है। हम उसके लिए कोई गार्ड यूज़ नहीं करते। अब इसको समझेंगे कैसे, ये समझो। वॉशिंग मशीन आप सब लोगों ने देखी है, वॉशिंग मशीन अंदर घूमती रहती है, फिर हम उसका ढक्कन खोलते हैं। ढक्कन खोलते हैं तो एक ब्रेक लग जाता है। यहाँ पर बिजली को काटने का मामला नहीं आया, लेकिन एक ब्रेक का मामला आया। तो जैसे ढक्कन खोलते हुए हमने ब्रेक लगाया है, वैसे ही मशीनों में जब हम उसका कोई गार्ड हटाएंगे तो विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, क्योंकि वो जब गार्ड हम हटा रहे हैं वो किसी एमसीबी को ऑफ कर देगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम गार्ड वापस लगाएंगे तो मशीन चल जाएगी। आपको वो एमसीबी उठानी पड़ेगी। वो बिजली जो अपने आप कटी है वो एमसीबी से कटी है, आपके गार्ड से नहीं कटी है। इंटरलॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम गार्ड को उठाएंगे तो एक लीवर उस एमसीबी को ऑफ कर देगा। इसको कहते हैं हम इंटरलॉक गार्ड। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। दोबारा गार्ड लगाने के बाद आपको एमसीबी उठानी पड़ेगी, तभी विद्युत आपूर्ति शुरू होगी। अपने आप नहीं हो जाएगी वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स। पर्यावरण के जिम्मेदार उपयोग से
रिक्त स्थान को लाभ होता है। किसको लाभ होता है? अगर हम पर्यावरण को जिम्मेदारी से प्रयोग करें, मतलब कोयले का खर्चा भी कम करें, पेड़ों को कम काटें, प्रदूषण ना करें, तो ये हमारे जिम्मेदारी वाले तरीके होते हैं पर्यावरण को उपयोग करने के। इसका लाभ किसे मिलेगा? ओनली द प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो इस समय जनसंख्या है उनको लाभ मिलेगा नहीं, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी तो लाभ मिलेगा। हमने अगर सारे ही पेड़ काट दिए तो उनको स्वच्छ हवा कैसे मिलेगी? अगर हमने अपनी धरती को पॉल्यूटेड कर ही दिया और पानियों को सारे को पॉल्यूटेड कर दिया तो उनको कैसे पीने का पानी मिलेगा भाई? हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनके लिए इसको सही तरीके से उपयोग करना। इसका आंसर होगा बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। हमें भी लाभ होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब आया है एक बहुत मज़ेदार सवाल। ये मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इसका आंसर गलत दे रखा है। देखिए, ये तो बहुत आसान होता है कि हमें क्वेश्चन बैंक भी पता हो, हमें आंसर भी पता हो और फिर हम वीडियो बनाने में लग जाएं और हम जो आंसर है उसे सही साबित कर ही दें। ये आंसर तो मतलब ये तरीका तो बहुत आसान है। ये आंसर गलत दे रखा है इसमें, और मैं इसको प्रूफ करूंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा उसमें, आपको ये समझना भी चाहिए। 35th क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इज द डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द डैश लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, रिक्तीकरण, मतलब हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, उसमें छेद हो रहे हैं, और छेद होने की वजह से सूरज की जो पैराबैंगनी, जिनको अल्ट्रावायलेट किरण हैं और जो उनके हानिकारक रेडिएशंस हैं, वो धरती तक पहुंच रहे हैं। इसलिए स्किन कैंसर और इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं आजकल पॉपुलेशन में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओजोन की एक परत है हमारे वायुमंडल में जो हमें उन पैराबैंगनी किरणों से रक्षा कर रही थी। और ये ओजोन क्या होता है? ये ऑक्सीजन, O3 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन जो एयर हम लेते हैं वो O2 होती है। अगर 3 ऑक्सीजन के एटम एक साथ मिलके बन रहे हैं उसको हम ओजोन कहते हैं। ये बात भी समझ में आ गई? ये क्यों हो रहा है ये समझो। ये हो रहा है इसलिए क्योंकि हम जो AC वगैरह हम व्यवसाय में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे और केमिकल रिएक्शंस हैं, उससे एक CFC नाम का एक केमिकल निकलता है जो हमारे रेफ्रिजरेंट होता है ना, जो हमारा AC को ठंडा करता है या फ्रिज को ठंडा करता है, उसके अंदर जो गैस होती है वो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं उसको। ये वो प्रमुख केमिकल है जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, मतलब वो कम हो रही है। अब ये ओजोन लेयर होती कहाँ है? सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ओजोन रिक्तीकरण वायुमंडल की परतों में कौन सी परत में होने वाली गड़बड़ी है। अब आपको नीचे ऑप्शन में ये इतनी इंग्लिश तो समझ में आ रही है। इनर मतलब होता है आंतरिक, मिडल मतलब होता है बीच वाली, और आउटर मतलब होता है बाहरी है। कोर तो अर्थ के अंदर है, कोर तो हमारे धरती का केंद्र है को कोर कहते हैं। तो वायुमंडल में कोर तो नहीं होता, वो तो धरती के अंदर है, वो तो लिथोस्फीयर में होता है। बात समझ में आ रही है आपको? लिथोस्फीयर मतलब हमारा भूमि वाला मंडल जो है, पर्यावरण का भूमि वाला जो हिस्सा है। अब आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में आप देखेंगे जो सबसे नीचे जो एक वायुमंडल की लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जितने भी जीव जंतु वनस्पति होते हैं वो इस ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जितनी आंधी तूफान ओले बारिश होती हैं वो भी सब बादल इसी में होते हैं। ये 12 किलोमीटर ऊंचा तक होता है, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर आती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। वो 12 से 50 किलोमीटर ऊंचा होता है, और हमारा पूरा वायुमंडल जो है वो लगभग 3000 किलोमीटर तक का हो सकता है। ये भी समझने में हमें दिक्कत नहीं है कि जो हल्की गैसेज होंगी, हल्के होने की वजह से वो वायुमंडल के बाहरी वाले सतह तक जाएंगी। आउटर लेयर में कौन सी, आउटर परत में यानी कि बाहरी परत में कौन सी गैस जाएंगी जो हल्की होंगी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये हल्की गैस है, हल्की होने की वजह से ऊपर उठ जाती हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट तो 16 है। इतनी भारी गैस सबसे आउटर वाले परत पे कैसे चली जाएगी? अब आपका जो ये ओजोन लेयर है ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के यानी कि जो दूसरी लेयर है जो 12 से 50 किलोमीटर के बीच में आती है, वहाँ रहती है ये ओजोन लेयर, उसके बीच में पाई जाती है ये ओजोन लेयर। इसको आउटर कैसे लिख सकते हैं? ये आंसर में गड़बड़ी है। इसका सही आंसर मिडल है, लेकिन आंसर की में इसको आउटर लिख दिया। आउटर कैसे हो सकती है ये? इसको तो बीच की लेयर कहेंगे, बीच में दबी हुई लेयर है। इसके ऊपर भी बहुत, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर होता है। तो ये तो बीच में हुई ना, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर और मीजोस्फेयर से नीचे, बाकी वायुमंडल से नीचे। एटमॉस्फेयर तो आपका पूरा हुआ ना। मतलब आप लोग चैलेंज नहीं करते हमें, ये नहीं कहते प्रूफ करो साहब ये आंसर आपने सही क्यों बताया या ये आंसर आपने गलत क्यों बताया। मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो मुझे कमेंट में लिखे कि आपने ये गलत बताया, इसका सही आंसर आउटर परत ही होने चाहिए और क्यों होना चाहिए ये भी बताएं। चैलेंज करो बच्चों, ये आपकी ज़िंदगी है, ये नॉलेज आपको लेनी है। अब करना क्या है, CBT में अगर ये ओजोन लेयर का सवाल आ जाए तो आप आउटर लगा देना, क्योंकि उन्होंने आंसर आउटर लगा रखा है। पर आपको सही ज्ञान देना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने वो दे दिया। इसका सही उत्तर है मिडल, लेकिन अगर आपको परीक्षाओं में लगाना हो तो इसका आंसर आउटर लगा देना, वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट वी नीड टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ। अगर हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हमें किस चीज़ का प्रयोग कम से कम करने की आवश्यकता है? प्लास्टिक। यस, आंसर सही है, प्लास्टिक। प्लास्टिक को इसीलिए तो पन्नियों पे बैन लगा दिया सरकार ने। एयर का कम से कम उपयोग कैसे कर लेंगे? हम क्या सांस लेना कम कर दें? तो बी आंसर तो गलत हुआ। सनलाइट, सनलाइट का कैसे उपयोग कम कर दें हम? हमें तो बल्कि एयर और सनलाइट से और विद्युत बनानी चाहिए। सोलर एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए और विंड पावर से, जो पवन चक्कियाँ होती हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए, क्योंकि क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है। हवा तो चलेगी, हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे? हम कोयले से क्यों बिजली बना रहे हैं? प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। प्लास्टिक एक बार बन जाती है, फिर हम उसको कूड़े में डाल देते हैं, वो ख़त्म नहीं होती, वो कई हज़ार साल बाद भी वही रहेगी। ना वो पानी को नीचे वाटर टेबल में जाने देती, फिर जीव जंतु उसको खा लेते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। और आपको ये समझना पड़ेगा, जीव जंतु भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, इंसान भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। एयर और सनलाइट का तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लीड्स टू। कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन भी होता है। जब हम छिड़काव कर रहे होते हैं पेड़ों पे कीटनाशक को, तो उस समय एयर पॉल्यूशन भी होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भारी होने की वजह से नीचे धरती पे बैठ जाती हैं सारी चीज़ें। जब उन्हें जीव जंतुओं को मार देते हैं, पेस्टिसाइड का अपना काम कर देता है, तो ये सॉइल में मिल जाते हैं। तो असल में इसका जो पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो सॉइल का होता है। फर्टिलाइज़र तो सॉइल में ही डलती है। तो इसका सही उत्तर है सॉइल, क्योंकि आखिर में जाके वो सारी सॉइल में ही मिलने वाली हैं। थर्मल पॉल्यूशन इसको नहीं कहते, उससे गर्मी ऊष्मा नहीं बढ़ती है। थर्मल मतलब ऊष्मीय प्रदूषण, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से होता है वो। नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है। तो इसका सबसे सही आंसर दिए हुए विकल्पों में सॉइल पॉल्यूशन है। पर इस पॉल्यूशन से भी ज़्यादा खतरनाक एक और पॉल्यूशन है। कीटनाशकों को तो मारना ही पड़ेगा, वरना किसानों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर रात ही रात में उस सब्ज़ी को हरा करना है और बड़ा करना है, उसके लिए जो हम वो केमिकल यूज़ करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात को ना भूले कि मैं सिर्फ एक चीज़ बाज़ार में बेच रहा हूँ और 50 चीज़ें खरीद रहा हूँ। मैंने लौकी तो बेच दी, लेकिन जो हल्दी ली उसमें घोड़े की लीद मिली हुई है। कोई दूसरा भी तो मिलावट कर सकता है ना। फिर जब हमारी सेहत ख़राब होगी और हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब हमें बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, नहीं समझनी पड़ेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सॉइल पोल्यूशन। बहुत अधिक आवश्यकता से भी ज़्यादा कीटनाशक और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से हमारा सॉइल की उर्वरकता कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल प्रदूषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वी फॉलो 3 Rs, 3 Rs होते हैं रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये 3 R होते हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करके, ताकि उन्हें आने वाली जनरेशन तक हम रोक के रखें, सारा ख़त्म ना कर दें। सारा कोयला निकाल के उससे विद्युत बना के हम ही ना खा लें, आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो सारी की सारी लकड़ियाँ, सारे के सारे पेड़ ना हम काट दें, तो हमें पेड़ लगाने भी पड़ेंगे ना। RRR एक पिक्चर भी आई थी ना, पर वो वाले R नहीं है ये। RRR का मतलब है रिड्यूस, अपनी ज़रूरतों को कम करें, अनावश्यक पेड़ों को ना काटें, ठीक है। रीयूज़, बार बार जो चीज़ें बन गई हैं उन्हीं को प्रयोग करो, नई नई चीज़ें ना खरीदें। और रिसाइकल, तो जब हम अपने दैनिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3 R पद्धति का पालन करते हैं, तो हम रिक्त स्थान के उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इसका सही आंसर है नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पेड़ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक हमारे संसाधन हैं। कोयला, पानी, तो जब हम कपड़ा बनाते हैं बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है बेटा उसमें, तो इसलिए शर्ट उतनी खरीदो जितनी आपको ज़रूरत हो। इतनी सारी शर्टें पहन लो जिसमें 6 महीने बाद नंबर नहीं आ रहा, वो कुछ शर्ट पहनते ही नहीं हैं आप। और अगर पहला R तो है, उसको रिड्यूस करो, अपनी आवश्यकताओं को रिड्यूस करो। दूसरा है रीयूज़ करो, मतलब धो के बार बार पहन लो उसको। और तीसरा है आप उसको रिसाइकिल करो। अगर बिल्कुल शर्ट से मन उतर गया, फेड हो गया रंग और वो फट गई है, तो उसको पोछा बना लो, उसका रुमाल बना लो। कुछ ऐसा बनाओ कि हमें रुमाल बनाने के लिए अलग कपड़ा ना लेना पड़े, पोछा करने के लिए अलग कपड़ा ना लेना पड़े। क्योंकि जितनी बार हम कपड़ा लेंगे वो कपड़ा बनेगा, केमिकल लगेगा, पानी लगेगा, रंग लगेगा, उससे प्रदूषण होगा और पानी की खपत ज़्यादा होगी। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है। ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाने के लिए 3 R का प्रयोग नहीं करते, मैन मेड रिसोर्सेज को बचाने के लिए भी नहीं करते। मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं जैसे पुल, हम कहने लगे पुल को कम इस्तेमाल करो कहीं ऐसा ना हो ये खर्च हो जाए, आने वाली पीढ़ी को ना मिले। भैया वो वैसे भी अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे उसे, तो वैसे भी उसमें इरोजन क्रोजन होके उसकी लाइफ है, 20 साल बाद वैसे भी उसको दोबारा रिपेयर करना ही पड़ेगा।
तो मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्स के लिए नहीं होती ये चीज़ें, और फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए भी नहीं होती कि हमारा पैसा बचा रहेगा, कम से अपनी ज़रूरतों को कम कर लो। भाई पैसा नहीं लगाओगे तो कमाओगे कैसे? आप ऑफिस में जाने के लिए अगर पेट्रोल खर्च नहीं करोगे तो तनख्वाह कैसे पाओगे? जो 3 आर हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने और नियंत्रित करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए उनका करते हैं। 39वां क्वेश्चन है, सब्सटेंसेज विच कैन बी डिकम्पोज्ड और डिस्ट्रॉयड आर कॉल्ड। वे पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। याद रहेगी ये बात। मतलब बैक्टीरिया, फंगस ये हमेशा बुरे नहीं होते, ये चीज़ों को सड़ाते भी हैं और उनको ख़त्म भी करते हैं, उनको तत्वों में अलग कर देते हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स ये सारे के सारे बैक्टीरिया खा जाते हैं और बचा हुआ आयरन, कैल्शियम वेल्शियम ये सारा हमारा प्रकृति में वापस हो जाता है। तो उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। धातुओं को और आपके प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कम से कम प्रयोग करें। तो वे पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं, नष्ट किए जा सकते हैं बैक्टीरिया और अन्य जीवों द्वारा, उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन 40, द 3R मेथड विच इज़ यूज टू प्रिजर्व एनवायरमेंट इंक्लूड्स। रिक्त स्थान। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 3R पद्धति में रिक्त स्थान शामिल हैं। रिड्यूस भी है, रिसाइकिल भी है और रीयूज़ भी है। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ समझनी बाकी है। मेरा खाना हजम नहीं होता ना बिना समझाए, कुछ ना कुछ तो समझाने को होता है मेरे पास। इसका क्रम सही याद रखो। सबसे पहले आएगा रिड्यूस, अपनी आवश्यकताओं को कम करो। फिर आएगा रीयूज़, उसे बार बार जो भी आपने सामान खरीदा है जिसमें प्राकृतिक रिसोर्सेज लगे हैं उनको बार बार उपयोग करो, और जब वो उपयोग करने लायक ना रह जाएं तो उनको रिसाइकिल करो, यानी कि उनसे कोई और चीज़ बना दो, ताकि उन नई चीज़ों को बनाने के लिए नया कोई नेचुरल रिसोर्स हमें खर्च ना करना पड़ रहा हो, कोई नया पेड़ ना काटना पड़ रहा हो। और ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस अच्छे से नोट के साथ आज की इस वीडियो को अंत करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, यही सफलता की कुंजी है। स्वस्थ रहना,